नमस्ते बच्चों। आज हम लोग स्पर्श भाग 2 का पर्वत प्रदेश में पावस कविता उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति प्रेमी थे। इनकी जितनी कविताएं हुई उनमें इनके जैसे कल्पनावादी और कोई कवि नहीं हुए। इन्होंने प्रकृति का जो काल्पनिक वर्णन किया है वो बहुत ही उत्तम है। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस कविता में है क्या। तो पहले ये समझना जरूरी है, पर्वत का अर्थ तो आप जानते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, क्या अर्थ है पावस का? पावस का अर्थ होता है बारिश, वर्षा। तो आप लोग हिल स्टेशन गए होंगे, पर्वत में जब बारिश होती है तो वहां का कैसा दृश्य होता है उसकी चर्चा इन्होंने की है, और इतना उत्तम वर्णन है कि आपको भी मजा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आप सब भी हिल स्टेशन जब गए होंगे किसी पर्वतीय प्रदेश पर, खास करके वर्षा के मौसम में, तो जो परिवर्तन मौसम में हम देखते हैं, अचानक वर्षा, बादल चले गए, धूप आ गया, फिर अचानक बादल के आने से कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ कोहरा छा गया। ऐसा आपने देखा है, ऐसा दृश्य? जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, बादल है और पर्वतों के बीच में कभी-कभी कुछ नहीं दिखाई देता और कभी-कभी नजारा बड़ा उत्तम होता है। तो कवि क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु मैंने कहा वर्षा ऋतु का समय था, बारिश का समय था। और जगह कहाँ का है? तो पर्वतीय प्रदेश, हिल स्टेशन है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति जो है, नेचर जो है, हर पल अपना वेश बदल रही है, अपना रूप बदल रही है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी कुछ नहीं दिखाई देता। तो पहली दो पंक्ति का अर्थ यही कवि ने हमें बताया है। अब आगे है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। कितना सुंदर वर्णन। अब यहाँ पर कवि क्या करते हैं कि वो पहाड़ को एक मानव का रूप दिया है उनको। जैसे बच्चों, हम लोग कभी कभी बादल को देखते हैं तो बहुतों को लगता होगा ना, हाँ ये अभी खरगोश जैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो कवि ने जो इस पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ को एक मानवीकरण कहा, कह सकते हो उसको, उन्होंने मानवीकरण किया है। और क्या वर्णन किया है पर्वत की खूबसूरती का, वो समझो। मेखलाकार, मेखलाकार मतलब करघनी के आकार के पहाड़ की ढाल। करघनी क्या होता है? कमर पे जो स्त्रियां गहना पहनती है ना कमर में, वो करघनी के आकार का, बेसिकली समझो कि ये कर्व जो होता है ऐसा, इसको कहा गया। ये हो गया मेखलाकार, आकार, मेखल के आकार का पर्वत, है ना। पर्वत अपार, अपार बहुत बड़ा है। अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, वो सहस्त्र मतलब हजार, दृग मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। अब इस पर्वत पर, इस पहाड़ पर कई फूल खिले हुए हैं, जो कवि को ऐसा लग रहा है कि पर्वत को आंखें मिल गई हैं हजारों। ये जो फूल है ना, वो पर्वत की आंखें हैं, पहाड़ की आंखें हैं। और कितनी आंखें हैं? जितने फूल उतनी आंखें हैं। ये मानव का रूप दे रहे हैं ना। तो फूल की तुलना उन्होंने आंखों से की। तो यहाँ दृग मतलब आंख, सुमन मतलब फूल। वो इतनी सारी आंखों से फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार। अवलोक मतलब देख रहा है बार बार। तो इन तीनों पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि मेखला आकार पर्वत अपार, उसके आकार की बात की गई। फिर अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। अब आगे की पंक्ति देखते हैं।
नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो बच्चों मुझे यही चित्र मिला, दोनों नहीं मिल पा रहा था। तो समझिए, मान लीजिए कि इस पर्वत पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, है ना? लेकिन इस पर्वत के नीचे क्या है? ताल है। इसके चरणों में, इसके पैरों तले बड़ा सा पानी का वाटर बॉडी है, राइट? अब वो क्या कर रहा है? देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। वो किससे देख रहा है? उसकी आंखें क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, वो जो फूल उस पर खिले हैं पर्वत पर, वो ऐसा लग रहा है कवि को मानो वो उसकी आंखें हैं। और वो अपनी आंखों से कहाँ देख रहा है? अपना बड़ा सा आकार, कि मैं कितना बड़ा हूं। वो जो रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है ना, उसके चरणों में, उसके पैरों तले जो ये ताल पड़ा इसमें वो ऐसा लगता है मिरर के जैसा है ना? दर्पण के समान है। इसमें वो अपनी फूल जैसी सहस्त्र आंखों से अपना महा आकार देख रहा है कि मैं कितना विशाल हूँ। अब इसको एक एक पंक्ति देखिए। अवलोक रहा है बार बार, मतलब वो बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे इस जल में अपने महा आकार को देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, किसके चरणों में? इस पहाड़ के, इस पर्वत के चरणों में ये ताल पड़ा है। ये जो वाटर बॉडी है उसको कहा गया। दर्पण सा फैला है विशाल। ये मिरर का काम कर रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है, इस पहाड़ के लिए ये दर्पण जैसा विशाल दर्पण है, इतना बड़ा दर्पण है। तो कवि की कल्पना देखिए, उन्होंने किस प्रकार इस निर्जीव प्रकृति में भी आंखें बना दी, और वो भी फूल को से। देखिए, इस दृश्य को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार पर्वतों पे ये फूल है खिला, और उसके चरणों में पानी ताल है, और उसमें वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। इसको एक मिरर किस तरह प्रयोग कर रहा है, और वो अपने महा आकार को देखकर वो बहुत प्रसन्न है। कौन? पर्वत, है ना? अब आगे क्या कहते हैं? अब यहाँ क्या कहते हैं? गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ गिरि मतलब पहाड़, पर्वत, गौरव मतलब गुणगान करना, गाकर, ये जो झरना है, ये भी दृश्य आपको पर्वतों पर दिखेगा वाटरफॉल का, राइट? तो ये जो झरना है, ये इससे पानी जो झरझर गिर रहा है, इसकी आवाज जो आ रही है, कवि को, सुमित्रानंदन पंत को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं कि आह, तुम्हारा महाकार, आह तुम कितने महान हो, है ना? उसके गौरव मतलब गौरव का गान करना, उसका गुणगान करना। मद में नस नस उत्तेजित कर, और वो गाना जो है, उसकी प्रशंसा जो है, पानी के गिरने की आवाज की तुलना किससे किए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे झरना प्रशंसा कर रहा है, गाना गा रहा है, एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर। मद मतलब मस्ती में, ठीक है? नस मतलब उसके वेन में, नस में, है ना? इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, अंदर से वो प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। ठीक है? कौन? झरना। और किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो पर्वतों की। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। बच्चों, आपने देखा होगा जब पानी गिरते हैं तो वो जो बबल्स बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि वो मोती की, और उजला उजला वो झाग जो है, मोती की लड़ी लग गई है, माला जैसा बन गया है। इस पर्वत को माला पहने हुए है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा पर्वत का वो महा आकार, आंख दिखाई दे रहा है कवि को। फिर उन्होंने दर्पण में अपना चेहरा वो देख रहा है, वो दिखाया। फिर उसको, उसका गुणगान ये झरना कर रहा है, ये बताया। फिर उसको माला भी पहना दिया। ये झाग जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो माला पहने हुए है। अब यहाँ क्या कहते हैं? गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर।
अब ये दृश्य अगर आप देखिए यहाँ जो मैंने दर्शाया है, आपको ऐसे भी दृश्य दिखेंगे। ये जो शाल के बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं, पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं ना, ये बड़े लंबे होते हैं। और इनकी तुलना वो क्या कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से, उर मतलब छाती से, हृदय से, ऐसा लग रहा है कि पर्वतों की छाती से, उनके हृदय से ये जो पेड़ हैं सारे ऊपर उठ रहे हैं और इनकी उच्चाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इनके मन में। और बच्चों, जब हम ऊंचा उठने की कामना करते हैं तो हम कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखते हैं। हम किधर देखते हैं? हमेशा ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ। तो ऐसा लगता है ये सारे वृक्ष अपनी महत्वाकांक्षाओं को, उच्च आकांक्षाओं को, तरुवर मतलब ये वृक्ष जो है उनको तरु, तरु मतलब पेड़, ये वृक्ष आकाश की तरफ देख रहे हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, है ना। नीरव नभ मतलब ये शांत जो आकाश है उसकी तरफ देख रहे हैं कि एक दिन मैं भी इस ऊंचाई पर पहुंचूंगा, मेरी महत्वाकांक्षा अवश्य पूरी होगी। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, थोड़े चिंतित हैं कि आखिर ये उच्च आकांक्षाएं कैसे पूरी होगी, है ना। और अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए एक टक से देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? आसमान को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, उस अटल आकाश को देख रहे हैं। उनकी चिंता जो है कि कैसे मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं, उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करूं, है ना। तो मुझे लगता है ये चारों पंक्ति समझ में आया कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, पहाड़ों की उर से ऊपर उठकर अपनी उच्च आकांक्षाओं, इस शाल के वृक्ष के बारे में कहा, अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो किसकी तरफ देख रहे हैं? तो उस अटल नीरव नभ को देख रहे हैं, शांत आकाश को देख रहे हैं, है ना। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर जो कवि ने वर्णन किया है ये अतुलनीय है। आप अगर सही में गए होंगे पर्वत में, हिल स्टेशन में, वो भी रेनी सीजन में, या जाड़ों के भी समय में, आपने अचानक आपको सारा पहाड़ दिख रहा है, सुंदर दृश्य दिख रहा है, घाटियां दिख रही हैं और बादल आता है या फॉग आ जाता है, वही बादल, मिस्ट वही हुआ ना, और पूरा दृश्य ही ढक जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो उस दृश्य को कवि इतना वर्णन कर रहे हैं, अचानक क्या होता है, सब कुछ ढक गया। तो उसका वर्णन कैसे सुमित्रा नंदन पंत ने किया, उसको सुनिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर पहाड़ को कहा जाता है। उनको ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने जो यहाँ दृश्य दिया आपको भी, कोई यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब बादलों से ढक गया। तो उनको ऐसा लगता है कि ये पहाड़ इतने बड़े बड़े जो अपने महाआकार को देखकर इठला रहा था, वो उड़ गया है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता है कि वो उड़ के कहीं चला गया। फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लगता है। अब पहले ये अर्थ मैं बता देती हूँ। पारद के पर क्या होता है? पारे के समान चमकीला पंख लेकर ये पर्वत उड़ गया है। पारा क्या होता है बच्चों? पारा बेसिकली वो मर्क्यूरी, आपको थर्मामीटर में भी आगे लगा होता है ना, वो मर्क्यूरी चमकता है ना, तो उसको हिंदी में उसको पारा कहते हैं। तो ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि ये पारा का पर लेकर बिजली भी कड़क रही है, राइट। तो ये पहाड़ बड़े बड़े जो हैं ये उड़ गए हैं, है ना, गायब हो गए। ये ऐसा लगता है ये आसमान में कहीं चले गए। रव शेष रहे, रह गए निर्झर। अब रव मतलब केवल बच गया है, शेष मतलब रह गया, केवल रव, रव मतलब केवल, शेष मतलब जो लेफ्ट आउट है, रह गए हैं निर्झर। अब आवाज केवल किसकी आ रही है? झरनों की आवाज आ रही है, पानी के गिरने की, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ठीक से, है ना। केवल पानी के गिरने की आवाज आ रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश ही, अंबर ही धरती पर, भू पर गिर पड़ा है, टूट पड़ा है। धंस गए धरा में सब है शाल, और वो जो बड़े बड़े शाल, वो जो वृक्ष हैं, शाल के वृक्ष मैंने कहा ना, अभी हमने वृक्ष को देखा था, वो भी डर के आसमान को धरती पर गिरता
देखकर उन्हें वो क्या हुए, वो धरती में धस गए हैं, वो अंदर छिप गए हैं, अंदर चले गए हैं। ऐसा होता नहीं है। ये कवि की व्याख्या है, कवि को ऐसा प्रतीत होता है बच्चों। और उठ रहा धुआं जल गया ताल, वो जो मिस्ट है नीचे से बादल का दिख रहा है, ताल है ना, पहाड़ों के नीचे ताल था, अभी हमने देखा था। तो ऐसा लग रहा है कि उसमें धुआं वहां से निकल रहा है, मिस्ट जो है उनको ऐसा फील हो रहा है कि वहां से जल रहा है, ताल जल गया है और इसकी वजह से धुआं उठ रहा है। यूं जलदयान में विचर विचर, जलदयान बादल रूपी यान, विमान, है ना। विमान हो गया, मतलब ये किसका है यान, किसका वकील है, बादल किसका वकील यहाँ पर बना है, तो इंद्र का। ऐसा प्रतीत होता है इंद्र बादल में बैठकर अपना माया दिखा रहे, अपना जादू दिखा रहे हैं, अपना इंद्रजाल दिखा रहे हैं, है ना। ये कवि ने कहा है। तो यही पर्वत प्रदेश में जो दृश्य होता है, उसकी व्याख्या वो भी पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वही कवि ने यहाँ किया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। अगर कुछ कहीं कोई संदेह हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।